जय हिंद एवरीवन। तो आज हम हमारे ऑफिसर सीरीज के पहले पार्ट पे आए हैं जिसमें हम सब्जेक्ट्स के रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं थॉट ऑफ द डे से। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। सिंपल इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप को इतना बेहतर बनाना है, दिन और दिन हमने आपको इतना काम करना है कि हमारे आसपास के लोग हमें कभी छोड़ ना पाए, हमेशा हमारे साथ ही रहें और उनको ये हमेशा डर लगा रखे कि यार ये अगर पर्सन लाइफ से चला गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमको हमेशा अपने आप को बेहतर की ओर काम करते रहना है और बेहतर बनाना है। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉलिटी वाले सेशन से। इसके अंदर बेसिकली 2023 और उससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के। जैसे ये क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब हर साल हम देख रहे हैं कि 1 और 2 क्वेश्चन जो है ना पार्ट या शेड्यूल में भी आ रहा है। दोनों हर साल देख रहे हैं कि एक ना एक क्वेश्चन जो हमारा है वो पार्ट से या शेड्यूल से आ ही रहा है, ठीक है। तो हम एक बार इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं कि हम कैसे इसको याद करें, पार्ट्स को, हमारे शेड्यूल को। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है तो हम देखते हैं हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले पार्ट्स को हमेशा हम कपल्स में पढ़ेंगे, मतलब कि 2 या 3 पार्ट को साथ में पढ़ेंगे तो हमको याद होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे मैंने रोमन नंबर में नहीं लिखा है क्योंकि जो नॉर्मल नंबर होते हैं ना ये समझने में बहुत आसान होंगे हमारे लिए, इसलिए मैंने इनको रोमन नंबर में नहीं लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पार्ट 1 और पार्ट 8 को हमेशा और हमेशा साथ पढ़ना है, पार्ट 1 और पार्ट 8 को, ठीक है। तो अब जैसे पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 जो है वो यूनियन के बारे में बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब इंडिया का कैरेक्टर कैसा है। इंडिया डेथ इट भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो इंडिया के कैरेक्टर के बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 आते हैं। पार्ट 8 है जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताएगा। पार्ट 1 हमारे यूनियन के बारे में बताएगा और पार्ट 8 जो है हमारे यूनियन एंड उसकी टेरिटरीज के बारे में बताएगा, ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट 5 और पार्ट 6 के अंदर। पार्ट 5 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 जो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताता है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये लोग आते हैं, और जो चैप्टर 2 है हमारा वो हमारे पार्लियामेंट के बारे में बताता है, ठीक है। इसी तरह पार्ट 5 की तरह ही पार्ट 6 जो होता है वो हमारे स्टेट्स के बारे में बताता है। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहे हैं किसमें, पार्ट और शेड्यूल में, उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने पार्ट 1 पार्ट 8 देख लिया, पार्ट 5 पार्ट 6 देख लिया। मेरा पर्पस ये है कि आपको ये क्लास के अंदर ही याद हो जाए, इसके बाद आपको पढ़ना ना पड़े इन सब चीज़ों को। अब देखते हैं पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B। पार्ट 9 जो है हमारा वो पंचायत के बारे में बताता है, ठीक है। पार्ट 9A हमारा म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बताता है और पार्ट 9B हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। पार्ट 10 और पार्ट 20, पार्ट 10 एंड पार्ट 20। पार्ट 20 तो हम सबको बेसिकली पता ही होता है कि हमारा पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, मतलब आर्टिकल 368 की बात करता है। और वो जो पार्ट 10 है हमारा वो बात करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जिसके आर्टिकल्स हैं 244 से 244 टू 244A। इसके बाद आर्टिकल 15, 16, 17 और 18, ठीक है। 15 तो हमको बेसिकली पता है इलेक्शन ऑफ इंडिया से रिलेटेड बताता है, आर्टिकल 324 से लेके 329A तक, ठीक है। अब 17 पे मैं कैसे याद करता हूँ, 17 मतलब खतरा। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा लड़ाई दंगे किसके लिए होते हैं, लैंग्वेजेस के लिए होते हैं। तो हमारे 17 पे हमारे आता है पार्ट 17 में हमारे आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो आर्टिकल 343 से 351 तक है। उसके बाद आता है पार्ट 18 जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन को बताता है, जो आते हैं आर्टिकल 352 से 360 तक। और उसके बाद मैं बात करूं पार्ट 17 की, जो बताता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लासेस लाइक SC, ST, OBC, इनके बारे में बताएगा पार्ट अपना 16। और आते हैं हम पार्ट हमारे 14 पर। पार्ट 14 हमारे को बताएगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। इसके अंदर हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, सेंट्रल की सर्विस हो गई, स्टेट्स की सर्विस हो गई, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 11, 13 और 14A, ठीक है। अभी अब ये 14A वाला पार्ट देखोगे ना तो ये मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जुड़ा है। तो 14A वाला जो पार्ट है हमारा ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 323A और 323B, ये 1985 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। पार्ट अगर मैं 13 की बात करूं
तो पार्ट 13 होता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड, जो आर्टिकल 301 से 307 तक शो करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पार्ट 11 की, जो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। और पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 4 है, ये तो हमको बेसिकली सब बच्चों को पता ही होता है जो भी पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, कि पार्ट 3 जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी के बारे में बताता है, और पार्ट 4A हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, ठीक है। इनके आर्टिकल्स भी देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक होते हैं, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी हमारे आर्टिकल 51A तक होते हैं। तो ये हमने पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। इस आप पीपीटी को एक बार और देख लीजिएगा तो आपको सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम हमारे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड को याद करने का तरीका है दो नंबर, मतलब 2 नंबर का पैसा। शेड्यूल 2 में हमेशा पैसे की बात होती है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, उसको क्या पर्क्स मिलेंगे, ठीक है, उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। तो इसमें कौन कौन मेंशन है, प्रेसिडेंट मेंशन है, गवर्नर मेंशन है, स्पीकर मेंशन है, डेप्यूटी स्पीकर मेंशन है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंशन है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग मेंशन है। क्या मेंशन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि कौन मेंशन नहीं है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स इसमें मेंशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मेंशन नहीं है, और एजीआई ये भी इसमें मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं हमारे शेड्यूल 3 की, जिसके अंदर ओथ दी हुई है कि वो कौन कौन सी ओथ लेंगे, कौन सी शपथ लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर आ जाते हैं, एमएलए और एमपी आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज नोट करना चाहूंगा कि इसके अंदर कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं, जो एमएलए और एमपी का फॉर्म भरते हैं ना, उन कैंडिडेट्स भी जो ओथ लेते हैं वो भी शेड्यूल 3 के अंदर हमारे मेंशन है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग ये सब भी इसके अंदर आते हैं। कौन नहीं आते शेड्यूल 3 के अंदर, अब आपने देखा होगा प्रेसिडेंट भी शपथ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी शपथ लेते हैं और गवर्नर भी शपथ लेते हैं, बट इनकी शपथ जो है वो शेड्यूल 3 में ना होके सेपरेट आर्टिकल्स है उसके लिए। तो हम सेपरेट आर्टिकल हम शेड्यूल 3 में देखेंगे। उसके बाद आता है शेड्यूल 4, शेड्यूल 8 और शेड्यूल 9। शेड्यूल 4 हमारा अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। इधर मेरे को आपको एक चीज बतानी है कि जो हमारा डिलिमिटेशन है ना, वो अभी तक 4 बार हो चुका है। ये क्वेश्चन अभी 2024 यूपीएससी में पूछा गया था, और ये अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो करंटली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो हमारे शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। शेड्यूल 9 हमारा बताता है कि कोई भी प्रोविजन या कोई भी एक्ट शेड्यूल 9 के लिए अंदर डाल दिया जाएगा ना, तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, मतलब कि वो शेड्यूल प्रोटेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज शेड्यूल 9 के अंदर डाल दी गई ना, तो सिंपली उसका मतलब यह है कि वो प्रोटेक्टेड है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था। तब हमारे जो पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे शेड्यूल 5 को। शेड्यूल 5 जो है हमारा, वो हमारे शेड्यूल्स एरिया के लिए, जहाँ पे हमारे ट्राइबल्स रहते हैं, उनके लिए डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर 10 स्टेट्स आते हैं हमारे शेड्यूल 5 के अंदर। तो इनको याद करने का तरीका है, जैसे जो राजस्थान है और एमपी है, ये दोनों क्या है, बहनें हैं। गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों एक बहनें हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों बहनें हैं। साथ में छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा ये तीनों बहनें हैं। एक कौन सा रह गया, हिमाचल प्रदेश, ये अकेला रहता है। इन शेड्यूल एरिया को कौन डिक्लेयर करता है, इन शेड्यूल एरिया को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, ठीक है। इसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रहती है, साथ में इसमें पैसा एक्ट लगा रहता है। पैसा एक्ट क्या होता है, पैसा एक्ट होता है हमारा कि ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल 6 की, ठीक है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, शेड्यूल 6 वाले जो एरिया रहते हैं ना, वो रहते हैं हमारे मोस्ट बैकवर्ड। क्या रहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड रहते हैं शेड्यूल 6 वाले एरियाज। इनको याद करने की एक ट्रिक रहती है, एटीएम विदाउट मनी, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय। विदाउट मनी मतलब
मणिपुर के अलावा, तो मणिपुर के अलावा कौन आ गया यहाँ पे, मिजोरम। ठीक है, जैसे शेड्यूल 5 के अंदर हमारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस होता है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर। यहाँ पे जो गवर्नर होता है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो शेड्यूल 6 के एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल 7 की बात करते हैं और शेड्यूल 10 की बात करते हैं। शेड्यूल 7 जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अभी ये अपडेटेड सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट में अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। एक रेजिडुअल लिस्ट भी होते हैं, एक रेजिडुअल सब्जेक्ट भी होते हैं जो किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं आते, वो हमारे यूनियन लिस्ट का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। शेड्यूल 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली था नहीं, इसको हमने 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। अब हमारे बात करते हैं शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 के अंदर। शेड्यूल जो 11 रहता है वो पंचायत से रिलेटेड है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, और शेड्यूल 12 जो है वो हमारे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। अब वो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच। यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है नॉट। पिछले साल यूपीपीसीएस में मेरे कितने दोस्त यहां पे गलती करके आ गए थे कि उन्होंने नॉट को ढंग से पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पार्ट 8 क्या बताता है हमारे यूनियन टेरिटरीज को, बिल्कुल सही। इसके साथ हमको पार्ट 1 भी याद हो गया होगा जो हमारे यूनियन को बताता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा पार्ट 10। पार्ट 10 हम बिल्कुल सही हमारे शेड्यूल एरियाज के, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रिब्यूनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले थे नहीं, तो ये तो अमेंडमेंट्स एक्ट हुए, तो इसके पीछे तो ए बी या कैपिटल में कुछ अल्फाबेट लिखा होना चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14A के थ्रू ऐड हुए हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 17 के अंदर है, और 18 के अंदर हमें को अभी याद करवाया ही था। 18 में क्या है, 18 में हमारे इमरजेंसी है। ठीक है ना। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन जो है, कहां गया, ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन द पार्ट 9A, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इमरजेंसी प्रोविजन आर 18, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं हम लोग। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन द पार्ट 22, हाँ भाई पढ़ के ही आए हैं अभी तक, तो ऑल 3 इसका करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एन एरिया अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस है। दिस वुड बी प्रिवेंट ट्रांसफॉर्म, दिस वुड प्रिवेंट, यहाँ पे प्रिवेंट पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ अ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। इसका ऑप्शन ए ही सही है। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन द एरिया, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं शेड्यूल 6 से रिलेट करता है। दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, भाई बिल्कुल ही गलत है। द स्टेट हैविंग एरिया वुड बी डिक्लेयर एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ऐसा कुछ है क्या, नहीं भाई गलत है। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन बिल, डी, अभी अभी पढ़ा है हमने, ये हमने इसका वो भी पढ़ा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 52 से आया था। ठीक है, ये भी आपके यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये शेड्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। जैसे थर्ड शेड्यूल हमारा ओथ्स के बारे में बताता है, 8th शेड्यूल हमारा लैंग्वेजेस के बारे में बताता है, 9th शेड्यूल अलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताता है क्या, नहीं भाई गलत क्यों बोल रहे हो, ये तो 4th के बारे में बताता है। 10th शेड्यूल की बात करें तो 10 जो शेड्यूल है हमारा वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन, अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आप देखो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन
हमारे शेड्यूल यहाँ पार्ट से आ ही रहे हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉलिटी के अंदर, वो आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एक बार सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देख लेते हैं, ठीक है। जो इनके अलावा रह गई वो सारी, वो या तो स्टैच्यूरीज होगी या वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने के लिए। इससे भी हम देखते हैं कि हर साल हमारा 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ईसीआई जिसको हम बोलते हैं, किसमें मेंशन है? आर्टिकल 3 to 4 में मेंशन है, आर्टिकल 324 में मेंशन है। इसमें कंपोजिशन क्या बताता है कि हमारा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अपॉइंट कौन करेगा इनको? प्रेसिडेंट करेगा। कौन उसको रिकमेंडेड करेगा प्रेसिडेंट को? ये तो एक सिलेक्शन कमेटी है जो रिकमेंडेड करेगी प्रेसिडेंट को। उसके अंदर हमारे होंगे पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे अभी राहुल गांधी जी हैं, और यूनियन मिनिस्टर। इसको भी नॉमिनेटेड कौन करेंगे? पीएम ही करेंगे, ठीक है। इनका टेन्योर क्या रहता है? 6 और 65 रहता है। रिमूवल कैसा होता है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है ना, इसका रिमूवल सेम है सुप्रीम कोर्ट जज रहता है, बट ईसी का रिमूवल डिफरेंट रहता है। मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि सीसी और ईसी में सब सेम होता है। इनकी सैलरी सेम है, इनके अलाउंसेस सेम है, इनको सुविधाएं सेम है, इनका घर सेम है, बट चेंजेस कहाँ आता है? चेंज आता है इनके रिमूवल में। जो सीईसी का रिमूवल है और जो ईसी का रिमूवल है, दोनों का रिमूवल क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। सीईसी का रिमूवल सेम है, सुप्रीम कोर्ट जज होता है, और जो ईसी का रिमूवल होता है वो सीईसी की रिकमेंडेशन पे होता है, ठीक है। ये दोनों ही फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगला हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280। इसके अंदर कौन कौन होते हैं? इसके अंदर 1 मेंबर और 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट सेम एज अर्लियर प्रेसिडेंट करता है, टर्म डिसाइड बाय प्रेसिडेंट होती है, ठीक है। मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। क्या ये एलिजिबल होते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए? हाँ जी, ये एलिजिबल होते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। जीएसटी काउंसिल हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमारे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के बाद ऐड किया गया है। इसका आर्टिकल है 279A। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? इसकी जो चेयरमैन होती है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, और मेंबर्स के अंदर होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट के मिनिस्टर है ना, जो रेवेन्यू के चार्जेस में है, वो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनियन नहीं होगा, मिनिस्टर्स होंगे सिर्फ। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, जो स्टेट के अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर है वो होगा मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन रहता है। बट आरोप क्या लगता है कि जीएसटी जो काउंसिल है ना, वो सेंट्रल बायस है, क्योंकि जो ये चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी वोटिंग पावर जो होती है ना, वो 1/3 होती है टोटल की, इसलिए ज्यादा स्ट्रांग होती है जो फाइनेंस मिनिस्टर वाली पोजीशन है, जो चेयरमैन वाली पोजीशन है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको यूनियन सेंट्रिक है, सेंट्रल सेंट्रिक अप्रोच है ये। अब आते हैं हमारे अगले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर, वो होती है हमारी कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल है इसका आर्टिकल 148 to 151। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। टेन्योर क्या रहता है? 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अगर उनकी एज, उनका टेन्योर 6 साल का कंप्लीट हो चुका है तो उनको अपना टेन्योर खत्म करना पड़ेगा, और या फिर उनकी एज 65 हो रखी है, ठीक है। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो जो होते हैं हमारे चीफ ऑडिटर होते हैं। क्या होते हैं वो? चीफ ऑडिटर, ठीक है। इनका रिमूवल कैसा होता है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज के रहता है। फिर आता है ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, ये आर्टिकल 350B के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। इसके अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में लाया गया है, ठीक है। ये एक मेंबर बॉडी है, सिर्फ इसमें एक ही मेंबर होता है, कौन? कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन है? इस अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अच्छा, आप मुझे सब ये सब बताएंगे कि हमारे देश में कितनी माइनॉरिटीज है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
आर्टिकल 315 से 323 तक जो है वो यूपीएससी के अंदर आते हैं। इसमें चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। टेन्योर इनका क्या आता है, 6 और 65 रहता है। रिमूवल कौन करता है इनका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। किस ग्राउंड पे, प्रूवन मिसबिहेवियर, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट से हमको वैलिडेट भी करवाना पड़ता है। अगर हम यूपीसी के चेयरमैन को हटा रहे हैं ना, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको हटा दिया है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, तो उस चीज को हमको वैलिडेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट करेगा कि हाँ ये जो स्टेप था प्रेसिडेंट का वो सही है या नहीं है। जो इनके चेयरमैन होते हैं उनको उनका फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, बट जो अदर मेंबर्स हैं, जैसे जो नॉर्मल मेंबर्स हैं, वो प्रमोट होके हमारे चेयरमैन बन सकते हैं या उनका फर्दर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब आते हैं हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, ठीक है। अब ये देखोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता आर्टिकल वाइज देखा जाए। हमारा यूपीएससी में और एसपीएससी में, यूपीएससी का आर्टिकल होता है 315 से 23, सेम एसपीएससी का आर्टिकल भी ये होता है। बट क्या रहता है इसमें, जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो हमारे गवर्नर साफ करते हैं। टेन्योर उसका 665 था तो उसका 6 और 62 हो जाता है। रिमूवल प्रेसिडेंट, यहां देखने वाली चीज ये है कि जो उनका अपॉइंटमेंट है वो तो हमारे गवर्नर साफ कर रहे हैं, बट जो इनका रिमूवल है वो हमारे प्रेसिडेंट का कर रहे हैं। प्रूवन मिसबिहेवियर बाय सुप्रीम कोर्ट, ये एलिजिबल होते हैं फर्दर रीअपॉइंटमेंट पे। क्यों नहीं होगा भाई, एसपीएससी का मेंबर है, क्या पता यूपीएससी का मेंबर बन जाए, क्या पता चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बन जाए, ठीक है। जो अगली हमारी बॉडी आती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। इसके आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 76 फॉर इंडिया, आर्टिकल 165 फॉर स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अगर भाई सेंट्रल का है तो प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब अटॉर्नी जनरल है तो प्रेसिडेंट कर देंगे, एडवोकेट जनरल है तो गवर्नर करेंगे। इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं या प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन दोनों को हम देखते हैं, दोनों को साथ में पढ़ोगे तो बहुत इजी रहेगा। जो शेड्यूल कास्ट वाला नेशनल कमीशन वो शेड्यूल कास्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली था आर्टिकल 338 के अंदर, और शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने बाद में ऐड किया आर्टिकल 338A के तहत, ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें हमारे होते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्लस 3 अदर मेंबर, तो टोटल 5 मेंबर की बॉडी हुई। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, टेन्योर 3 ईयर होता है, और इनका अगर 2 टर्म कंप्लीट कर लिए ना उन्होंने तो इनका फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। सेम एस टू एस कॉपी है बैकवर्ड क्लास का, मतलब ओबीसी के लिए। इसका अंदर क्या होता है, इनका जो आर्टिकल रहता है वो भी बाद में ऐड हुआ है। तो देखो जो भी बाद में ऐड होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से शो होता है। तो ए और बी, यहाँ पे देखो 338B, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 से लगे, ठीक है, जो 2018 में आया था। इसमें भी वही 5 मेंबर बॉडी है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, 3 अदर। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, टेन्योर 3 ईयर्स, नो रीअपॉइंटमेंट आफ्टर 2 टर्म्स। अब हमारे वो क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जिसमें आर्टिकल और उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी हुई है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल 324, तो हमने देखा आर्टिकल 324 हमने पढ़ा ही था कि कौन सा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ए का हमारा 4th हो गया, तो ए का 4th हम देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे हमारा ए का 4th आ रहा है, वो है ऑप्शन बी, ठीक है। अभी हमने देखा कि चलो एक हमारा काम ये नहीं कि सिर्फ सही आंसर ढूंढना है, अभी एग्जाम टाइम में तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है, बट अभी हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो हमको सारे ऑप्शंस को एक एक बार देख लेना है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 हमारा हो गया इलेक्शन कमीशन के लिए। जो दूसरा हमारा है आर्टिकल 280, वो हमने पढ़ाई है किसके लिए, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, तो ये भी हो गया। चलो सी का 2 हो गया। फिर हम पढ़ेंगे डी, जो आर्टिकल 338 हमें पता ना, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट सोचते ही आपको शेड्यूल ट्राइब याद आना चाहिए, साथों साथ ओबीसी भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स,
क्या इसमें 6 मेंबर होते हैं? अभी हमने पढ़ा था, ये जस्ट अभी पढ़ा था हमने, कितने मेंबर पढ़े थे हमने? देखिए 4 अदर मेंबर, तो ये 6 तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है, इट सबमिट इस रिपोर्ट टू नीति आयोग। अरे भाई नीति आयोग को रिपोर्ट क्यों सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा ना। ठीक है, तो नाइदर 1 नॉर 2। यहाँ पे मेरे को आंसर नहीं दिलाना है, मेरे को आपको ये बताना है कि आपको एग्जामिनर की नजर से सोचना है कि एग्जामिनर क्या कर सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनर हमेशा डाटा के साथ खेलता है, वो कहीं ना कहीं डाटा गलत करेगा या स्कीम किसके अंडर आती है उसको गलत करेगा। यहाँ पे भी देखो उसने डाटा के साथ खेला है, अपना एग्जामिनर ने पूरा डाटा के साथ खेला है, 4 की जगह 6 लिख दिया। तो मेरे को आपको बस यही बताना है कि हमको डाटा को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ऑल इलेक्शन ऑफ द पंचायत। यहाँ पे हाईलाइट करने की वाली बात यह है कि पंचायत क्या ने पूछ रहा है, आर कंडक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कभी इलेक्शन करवाएगा, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन उसने फालतू दे दिया। ठीक है, पंचायती राज ऑफ इंडिया कमीशन, ऐसा कुछ होता भी है क्या? ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन में हम फंस गए। तो इलेक्शन कमीशन का तो हमको पता है, क्योंकि यार ये तो हमारे सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे जो एमएलए और एमपी के इलेक्शन होते हैं उसका इलेक्शन करवाता है, पंचायत का तो नहीं करवाता। तो इसका आंसर होगा हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये सब आपके 2023 के ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई की बात कर रहा है ये। क्या सही है? A person is appointed as an attorney general who is qualified to be as a judge of Supreme Court। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे ये अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल पूछता जो स्टेट वाला रहता है, तो वो हाई कोर्ट, तो हमारा वो क्वालिफाइड होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट ये अटॉर्नी जनरल की बात बोल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के होगा। सही है, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई क्यों होगा ये तो सरकार का एजेंट होता है ना, तो इसको इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बनाएंगे कि इसका रिमूवल हम सेम रखेंगे सुप्रीम कोर्ट जज के अकॉर्डिंग? तो नहीं, ये तो हमारे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है ये। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ना हमारे कितने क्वेश्चन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आ गए। लगा ये 2023 का डाटा है, जो सारे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमारे 2023 में के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आए। अब हम देखते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से हमारे कितने क्वेश्चंस आए हैं। अभी ये हमारा क्वेश्चन आया है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, किस पे हमारा आया है? रिट ज्यूरिडिक्शन पे आया है, आर्टिकल 32 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ये। तो कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स लाइक हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेरिटोरियल। ठीक है, तो 5 तरह की हमारा बोलना क्या चाहता है कि 5 तरह की रिट्स होती हैं हमारे। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये क्या बोलना चाहता है वहां पे हमारा, ये बोलना चाहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन विच पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। सही बात है भाई, हमारा हाई कोर्ट है, उसको भी तो आर्टिकल 226 के अंदर रिट ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड है। ठीक है, एक चीज मैं और आपको नोट कराना चाहूंगा कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको भी पावर दे सकता है रिट ज्यूरिडिक्शन का, अगर पार्लियामेंट चाहे तो, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पार्लियामेंट लिख रहा है ना, ये वर्ड इसको, ये स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांग बना देता है, पार्लियामेंट वर्ड लिखना है यहाँ पे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने देखा था किससे रिलेटेड था, ये हमारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट से है, बट ये टॉपिक फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, है ना। याद करना हमेशा, अगर आर्टिकल 20 और 22 को साथ में पढ़ना। ठीक है, एक आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए होता है, एक प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों डिटेंशन के लिए होता है। चलो वो हम कभी ज्यादा किसी और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है हमारी 3 चीजों के बारे में बात करता है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पहली चीज।
डबल जेओपार्डी सेकंड चीज, एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ तीसरी चीज। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर हमारी बात नहीं करता, आर्टिकल 20 सॉरी। तो अभी हम देखते हैं तीनों का मतलब क्या होता है। डबल जेओपार्डी मतलब कि आपने एक ही क्राइम करा है, उसके लिए आपको दो सजाएं नहीं मिल सकती है, ठीक है। अगर आपने मर्डर करा है तो आपको मर्डर के अकॉर्डिंग की सजा मिलेगी। आपने अगर है ना किसी का चोरी किए तो चोरी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने मर्डर किया है तो आपको सजा किसी और चीज की मिल जाए। तो वो डबल जेओपार्डी, एक गुनाह के बदले में एक सजा, ये होता है डबल जेओपार्डी, ठीक है। दूसरा हमारा आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मानो आज आप गाड़ी चला रहे हो, आपने चालान कट गया आपका, तो चालान जब कटा ना तो आपने उस दिन या उस टाइम मानो 1000 रुपये पे करे, ठीक है। तो ये उस टाइम का लॉ है। कल अगर सरकार चालान का रेट 1000 से बदल के 5000 कर देती है तो आप 5000 पे नहीं करोगे, आप 1000 ही भेजोगे, क्योंकि जब आपने गुनाह किया, जब आपने क्राइम किया, तब उस टाइम लॉ 1000 रुपये फाइन का था, ठीक है। दूसरा होता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब क्या भाई, इसका इतना भारी वर्ड, मतलब सिंपल ही है इसका कि आप आपके अगेंस्ट जो सिर्फ गुनाह, इस बेस पे आपको दोषी साबित नहीं किया जा सकता कि आपने बोला है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए रहेगा, कुछ ना कुछ प्रूफ जरूरी है उस पर्सन को गिल्टी प्रूफ कराने के लिए, सिर्फ उसका बयान ही काफी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर इसको टिक किया था, बट ये बिल्कुल गलत है भाई। गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये हमारे किसका पार्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, बट ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। डीपीएसपी तो किसकी बात करता है कि स्टेट को प्रोवाइड करवानी है एजुकेशन, पेरेंट्स को थोड़ी बोलता है, पेरेंट्स को थोड़ी बोलता है, सिर्फ स्टेट को बोलता है डीपीएसपी। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, हाँ ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हमारे दोनों के अंदर दिया होता है, डीपीएसपी एज वेल एज हमारा क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। कहाँ कहाँ दिया होता है? अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल जो हमारा होता है 51A सब क्लॉज जी, ये बात करता है हमारे एनवायरमेंट की, और आर्टिकल हमारा 48A ये बात करता है हमारे डीपीएस में एनवायरमेंट की, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो यार कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी हो सकता है, ये तो हमारा डीपीएसपी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इतना चल ही रहा है, आर्टिकल 44, ठीक है। अब हम अगले उस पे आते हैं टॉपिक पे जो है पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्या ये सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बिल पास बाय 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैनॉट बिकम अ लॉ विदाउट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस को देखना हो ना, असर्शन और रीजन, इसके बीच में बिकॉज लगा दो। अगर बिकॉज लगाने के बाद दोनों सेंटेंस एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, मतलब वो सेंटेंस सही है, तो उसका असर्शन और रीजन दोनों सही है, ठीक है। जो हमारा पार्लियामेंट होता है, बना के दिखा देता हूं आपको। जो पार्लियामेंट होता है हमारा, वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एग्जीक्यूटिव, दूसरे हमारे होते हैं लेजिस्लेटिव, जो तीसरे होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कौन? प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। अब ये यूपी स्पेशल जो बात कर रहे थे ना, यूपी स्पेशल से डरने की बात नहीं है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इवन जो यूपी के स्टेट के क्वेश्चन है ज्यादा डरने की बात नहीं है। एज अ यूपी स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर हमको देखने को नहीं मिले थे विथ रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स इन राज्यसभा और उत्तर प्रदेश हैज 80 सीट्स इन लोकसभा।
देखो अगर आप यूपी से हो या नहीं हो, पर आपको पता होगा कि यूपी जो है उसकी हाईएस्ट लोकसभा सीट है, यूपी की हाईएस्ट राज्यसभा सीट है, और यूपी की हाईएस्ट स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की सीट्स है। ठीक है, लोकसभा की इसकी 80 सीट्स है, यहाँ इसकी 31 है, और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की 402 सीट है यूपी की। तो आपने न्यूज में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो पार्टी यूपी को रूल करती है ना, वो कहीं ना कहीं कंट्री को रूल करती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट यूपी की ज्यादा है। आपने कहीं यूपी के लिए ना पढ़ा हो, बट आपने न्यूज में कहीं ना कहीं सुने होंगे ये नंबर 80, 31 और 402। ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन हो गया। अभी वही विथ रेफरेंस टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इसकी बात कर रहा है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की बात कर रहा है। ठीक है, क्या सही है इनमें से? अब देखो आर्टिकल 109, मैंने कहा था ना एग्जामिनर की नजर से सोचो, वो डाटा को हमेशा घुमाएगा। 109, 108 होता है हमारा जो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल। ठीक है, दूसरा मैं बताऊं आपको कि जो ये ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, इसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर करता है, नहीं तो फिर वाइस चेयरमैन करता है ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखने वाली बात है, ना तो प्रेसिडेंट ना तो वाइस प्रेसिडेंट इसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा? 2। ऑप्शन 1 तो हमारा ऑलरेडी हमने देखा कि गलत हो ही रहा है। अगले पे आते हैं। द रेजिग्नेशन लेटर बाय जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी ओथ दिलाते हैं? नहीं भाई। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनरली, मैं नहीं कह रहा ऑलवेज टू, जनरली वो सीजीआई ही होते हैं। कौन होते हैं? हमारे सीजीआई ही रहते हैं वो। ठीक है, तो उनको कौन रेजिग्नेशन लेटर उनका कौन एक्सेप्ट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पे। अब आते हैं अगला, विद द रेफरेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरीट। ये दिखने में बहुत क्वेश्चन लगता है कि अरे यार ये क्या सेक्रेटरीट पूछ दिया उन्होंने, और जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत चीज समझ में आएगी। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सही है ना भाई? मे बी यहाँ पे कह रहा है कि कॉमन पोस्ट में बी, जहां पे भी मे बी, कैन बी, ये चीजें लिखी हो ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का जो स्कोप है वो बहुत वाइडर हो जाता है, मतलब उसका जो मतलब है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाता है। तो कॉमन पोस्ट में भी क्रिएटेड फॉर सेक्रेटरी, मतलब लोकसभा के लिए, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के लिए एक ही सेक्रेटरी हो। ठीक है, और फिर वही बात, पार्लियामेंट जब शब्द दिख जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई हाँ, पार्लियामेंट का पावर बहुत रहती है, वो कुछ भी कर सकता है। पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ इट। सही है। ठीक है, इसके जो उसका राइट आंसर होगा वो बोथ 1 और 2 होगा। ठीक है, यही हमने हमारा पॉलिटी वाला सेशन खत्म होता है, हम हमारे ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे आते हैं। अब देखते हैं कि ज्योग्राफी में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल रिवर वाले टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? 4 to 5, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है ये रिवर वाला क्वेश्चन। पहले तो हम देखते हैं कि हम एग्जाम में होते तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं यमुना, कि भाई यमुना कहां से निकलती, तो हमको पता, सबको पता यमुना निकलती है यमुनोत्री से। तो ए का 4, तो हम देखेंगे ए का 4 तो हम तीनों में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, और इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगली नदी कृष्णा। कृष्णा को याद करने का तरीका यह है कि कृष्णा और महादेव साथ रहते हैं, तो कृष्णा का सीधा सीधा संबंध हो जाएगा महाबलेश्वर से। तो बी का 3, तो हम पहुंच गए आंसर के ऊपर, पर हमारे को आंसर नहीं देखना, चारों ऑप्शन देखने हैं। तो हम देखेंगे गोदावरी को, जो गोदावरी नदी है वो हमारी नासिक से निकलती है, तो नासिक उसका सही आंसर हो जाएगा। और महानदी जो है, जो महानदी नदी है वो हमारे निकलती है शिकवा से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो है कि ये हम देखेंगे जो कॉन्फ्लुएंस वाला टॉपिक है ना, ये भी हर साल हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जा रहा है हमारा कॉन्फ्लुएंस वाला टॉपिक। तो अभी हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है, उसको आप पढ़ लो
तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अमर, डीएवी का पाक इज बैड। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं हम कैसे याद करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं, अमर से। अमर मतलब अलकनंदा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी इक्वल टू हमारा हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे हमारा डीएवी वाला चीज। डीएवी में हम देखेंगे धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा इक्वल टू हमारा हो जाएगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर आता है हमारा पाक। पाक से हम देखेंगे हमारा पिंडार, रिवर पिंडार प्लस अलकनंदा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे बैड, BAD, बैड। बैड से हो जाएगा हमारा भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल टू हमारा हो जाएगा देवप्रयाग। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से हमारी अलकनंदा और भागीरथी कहाँ जाती है, तो वो बैड से याद करो, ये बैड वाला चीज याद करो। भागीरथी प्लस अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग हमने देख ही लिया था। रुद्रप्रयाग कौन सा? अलकनंदा और मंदाकिनी, जो हमारा अमर, अमर के नाम से था। ठीक है, और फिर विष्णु प्रयाग भी हमने देख लिया, जो हमारा डीएवी के नाम से था। और कर्णप्रयाग भी हमने देख ही लिया था, पाक के नाम से जो था हमारा। कर्णप्रयाग हमारे पाक के नाम से था। ठीक है, ये देखना आप हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, अभी ये सेम वही रिवर वाले पे एक और टॉप क्वेश्चन आया है। देखो, रिवर गंगा क्या कह रहा है? रिवर गंगा ज्वाइन द गंगा एट कनौज। कनौज, कनौज यूपी के अंदर एक जगह है, वहां पे मिलती है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ रहता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी पूछता है रिवर बेतवा ज्वाइन गंगा एट प्रयागराज। ऐसा है क्या भाई? गंगा और यमुना कहाँ मिलती है? हमारे प्रयागराज में मिलती है, जो जिसका नाम इलाहाबाद है। ठीक है, तो इसका ओनली वन हमारा जो ऑप्शन होगा वो ही इसका क्या होगा? ठीक होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर्स आर नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, अभी मैं आपको इसको याद करने का तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे महानदी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गोदावरी। पहली बात तो नॉट पूछा है ना इसने, यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि भाई इसने नॉट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अब मैं बताता हूँ आपको 3 रिवर बना के। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है कि ये जो रिवर है, ये है पैनगंगा, ये है हमारी वर्धा, और ये है वैनगंगा। वैनगंगा। ठीक है, जब ये तीनों मिलती हैं तो क्या बनती है? अपनी प्रणहिता। और फिर जो हमारी प्रणहिता है ना, वो मिलती है हमारी किससे? गोदावरी से। एक्सक्यूज मी, वो हमारी मिलती है किससे? गोदावरी से। तो ये ऑप्शन हमारे को मतलब कि पता होना चाहिए, 3 का जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है ना रिवर के साथ में, ये पता होना चाहिए हमारे को। तो ये ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया। अब देखो, कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, लेफ्ट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी, वो सारी लेडीज नाम है, जैसे हेमावती, शिमशा, सुना होगा आपने। ठीक है, अर्कावती। तो ये सारे लेडीज नाम जो है ना,
वो सारे कावेरी के हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। मालप्रभा बहुत फेमस रिवर है कृष्णा की, ये भी हमको पता हो गया। मांजरा गोदावरी का हमको शायद पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमको ये परिणीता वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन लेयर अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर। ये क्या कहना चाहता है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर ना हो ना, तो सारी की सारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना अर्थ पे डायरेक्टली आए, उससे क्या होगा, हमारी स्किन को पूरी की पूरी जला दें, स्किन कैंसर कर दें। इसलिए ओजोन जो होती है वो, ओजोन लेयर बहुत अच्छी चीज होती है। अगर ओजोन इज गुड, अगर वो कहां पर है ओजोन लेयर, अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में है तो उसको हम कहेंगे गुड ओजोन। और ओजोन हो जाएगी बैड ओजोन जब वो है हमारी ट्रोपोस्फीयर में है। यहां पे उसने सिंपली पूछा है कि ओजोन लेयर कहां रहती है और कहां वो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सॉइल वाले टॉपिक पे, ठीक है। देखो हमारी 4 ही मेजर सॉइल होती हैं, ठीक है। उन 4 सॉइल्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एलुवियल सॉइल की, ठीक है। जो हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ जो सॉइल पाई जाती है ना, वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। 43% जो हमारी सॉइल है ना, वो एलुवियल सॉइल है। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, खेती के लिए सबसे अच्छी सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। याद रखना, जहां जहां नदी होगी ना, वहां वहां एलुवियल सॉइल होगी। क्यों? कि जो एलुवियल सॉइल है ना, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। नदी इसको अपने साथ बहा के लेके आती है सॉइल को, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफ अपने स्टेट से पाई जाती है। जैसे ये कहाँ बिहार, यूपी, क्योंकि बिहार यूपी में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारी नदियां हैं। आसाम, पंजाब। शॉकिंग बात यह कि राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में क्यों, कहाँ से पाई जाती है? लूनी नदी से पाई जाती है, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो होता है वो होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। और खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। सारी की सारी रिवर्स में आप एक पॉइंट कॉमन देखोगे, क्या होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस लैक होता है, मतलब इनमें कमी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की। अब आते हैं हम रेड सॉइल के ऊपर। नाम से पता चला रेड सॉइल मतलब कलर कैसा होगा? रेड होगा। रेड कलर क्यों हो रहा है? इसका आयरन ऑक्साइड के चक्कर में हो रहा है। ये नॉन ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये मतलब कोई रिवर्स के थ्रू क्रिएट नहीं हो रहा है। जहां पे भी हार्ड रॉक्स है ना, वहां हो गए। अब हार्ड रॉक तुम सोचो कहां पे हो सकती है भाई? हमारे पेनिनसुलर इंडिया में हो सकती है, क्योंकि हमारा ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, इसलिए वो पेनिनसुलर इंडिया में है, ठीक है। और कहां होगी? जहां लो रेनफॉल वाला एरिया है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ये भी सेम, मैंने कहा ना, एक पॉइंट सारी रिवर्स में कॉमन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी होना। ये सॉइल किसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है? कोर्स ग्रेन के लिए, मोटा जो अनाज होता है ना, उसके लिए सबसे अच्छी होती है। अब आते हैं हमारी ब्लैक सॉइल के ऊपर। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि टाइटेनिक फेरस मैग्नेटाइट ये इसमें अवेलेबल रहता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक कलर ऑफ सॉइल के लिए। इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत फाइन होते हैं, इसलिए क्या होती है, इसमें मॉइस्चर रिटेंटिंग कैपेसिटी है ना, मतलब मॉइस्चर को, पानी को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल कहते हैं। इसमें ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को, हाई वाटर रिटेंशन हो जाता है। इसको, इस सॉइल को रेगुर इसलिए कहते हैं कि रेगुर कॉटन का सिनोनिम है, मतलब कॉटन का दूसरा नाम है रेगुर, ठीक है, इसलिए इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? मोस्टन डेक्कन में पाई जाती है, मालवा ऑफ एमपी में पाई जाती है। ये किसके लिए आइडियल है? कॉटन, शुगर कैन और टैबैको, इनके लिए क्या ये आइडियल सॉइल है। अगर अगली हम सॉइल देते हैं लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो है ना, लेटर मतलब क्या होता है? ब्रिक्स, मतलब ईंटें। तो ये जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और हाई सीप हो, मतलब स्लोप जो हो ना वो हाई हो, ठीक है, वहां पे ये होता है। इतना सारा पानी आता है, इतना सारा पानी होता है कि सब कुछ बह जाता है। सिर्फ 2 चीजें बचती हैं इसके अंदर। क्या बचती है? आयरन और ऑक्साइड, बाकी सब बह जाएगा, सिर्फ आयरन और ऑक्साइड हो जाता है। तो ये जो सॉइल होती है आयरन और ऑक्साइड रिच होती है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? कैशू, कॉफी, स्पाइसेस। ये आप देखो कि गोवा वाला एरिया है ना, वहां पे देखो गोवा के अंदर आप देखो कि इतनी बियर क्यों मिलती है, या दमन दियो साइड इतनी बियर सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे कैशू बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। वहां पे लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल ऑलवेज बेस्ट फॉर कैशूज। ये तो होगा हमारी मेजर सॉइल। और हम पढ़ेंगे हमारी माइनर सॉइल। माइनर सॉइल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी एरिड सॉइल की बात कर लेते हैं। हमारी एरिड सॉइल नाम से मालूम चल रहा है एरिड है, मतलब रेगिस्तान में कहीं पाई जाएगी। इंडिया में 2 ही जगह रेगिस्तान पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात। 2 ही ऐसा एरिया है जहाँ पे एरिड चीजें पाई जाती है। इस सॉइल की विशेषता क्या होती है कि है ना, ये सॉइल क्या होती है हमारी?
मोर सॉल्टी होती है, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। इसका टाइप कौन क्या होता है? लोइस। लोइस आप मतलब समझ गए क्या बोला जाता है? लोइस मतलब मुल्तानी मिट्टी जो हम लगाते हैं ना फेस पे, वो है। इसमें कंकड़ जो होते हैं, मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? मिलेट्स के में। मार्शी सॉइल मतलब दलदली सॉइल, जिसको पीटी सॉइल भी कहते हैं, ये जहाँ वहां पे पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो। एरिया कौन कौन सा हो गया? जहाँ पे डेल्टा और एस्चुरीज की अवेलेबिलिटी हो ना, वहां पे ये मार्शी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है यहाँ पे? जूट, और इधर जूट और राइस जो होता है ना, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहां पे ये सॉइल पाई जाएगी। यहाँ पे फॉरेस्ट को काट के क्या क्या कर जाता है, वहां पे लोग खेती करते हैं। तो ये यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब कम एरिया के अंदर बहुत ज्यादा खेती करी जा रही हो ना, वहां पे ये है ना अपनी सॉइल पाई जाती है। दूसरी बात है हमारे माउंटेन सॉइल पे। माउंटेन सॉइल हमारे कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? कारेवाड़ रीजन्स, मतलब जो हमारे कश्मीर वाला पार्ट है ना, हाई माउंटेन्स पे जो होता है, जो टेम्परेट वाला रीजन है, वहां पे माउंटेन सॉइल पाई जाती है, हाई एल्टीट्यूड है। कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? वॉलनट, सैफरन मतलब केसर, अखरोट, ये चीजें वहां पे ज्यादा पाई जाती हैं। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है किसके बारे में? लेटेराइट सॉइल के बारे में। लेटेराइट सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि दिस सॉइल डेवलप इन एरिया वेयर द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इज प्रेजेंट। क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जहां पे भी हमारा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है, वहां ये सॉइल हमारी पाई जाती है। सही है भाई। इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। क्या ये सही चीज है क्या कि एल्यूमिनियम और आयरन में पुअर होती है? नहीं, सब कुछ बह जाता है, सिर्फ ये दो चीजें ही बच जाती है। तो ये पुअर नहीं होगी, क्या होगी? रिच होगी, ठीक है। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब एक पासिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी। वैसे तो पासिस एक टॉपिक बड़ा है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, बट हम उत्तराखंड के पासिस को हम एक बार देख लेते हैं। उसकी ट्रिक है उत्तराखंड के पासिस के लिए। मनीला, उत्तराखंड के पासिस की बात कर रहे हैं। पहला है मना, दूसरा है नीति, और तीसरा है लिपुला। ये तीन पासिस जो है वो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। किधर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही है। दीपुला हमारे लद्दाख में पाया जाता है, सही है। और अगिल पास जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। गलत कौन सा हो गया? ये मना वाला, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। चलो अब हम एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक पे आते हैं। इसके हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अभी ये पूछा गया है कि जो आफ्टर मौर्यन एम्पायर था ना, तो जो जो इन्वेडर्स आए थे या जो जो आउटसाइडर आए थे, उनको क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना है। इसकी भी एक ट्रिक है, आप वो देख लीजिए, आपको काफी हेल्प होगा। ISPK, आई से कौन सा होगा? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। पी से हमारा, और एस से कौन क्या हो जाएंगे हमारे? शाकास, ठीक है। पी से हमारे हो जाएंगे पार्थियंस, और के से हमारे हो जाएंगे कुषाण। तो ISPK आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे आउटसाइडर आए थे आफ्टर मौर्यन एम्पायर। तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, ग्रीक सबसे पहले, शाकास, फिर कुषाणास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी जो है मिलन पन्नो इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलन। अब जो मिलन की बात कर रहा है ना, ये एक इंडो ग्रीक किंग थे, बाहर से आए थे, ठीक है। ये अपने साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन से आए थे ये लोग, ठीक है। तो इनका नाम मिलंद नहीं था, इनका नाम मिलेन था, ठीक है। बट ये इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे वो बुद्धिस्ट सेंस से या बुद्धिस्ट फिलोसफी से, इन्होंने अपना नाम मिलंद कर दिया था। तो इनके बीच मिलंद प्लस नागसेन के बीच एक फेमस डायलॉग हुआ, या एक फेमस वार्तालाप हुई, जिसको हमने कहा मिलंद पन्नो, जिसका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म हुआ मिलंद पन्नो, ठीक है। तो वो मिलंद और नागसेन के बीच में हुआ था। नागसेन एक हाईली बुद्धिस्ट स्कॉलर थे,
बुद्धिस्ट सेंट थे जिनको बुद्धिज्म की काफी नॉलेज थी। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी आते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो उसकी जो फार्देस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे कॉर्नर वाले पॉइंट है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आलमगीरपुर, जो इसका ईस्टर्न मोस्ट मतलब पूर्वी जो सबसे ज्यादा इसका पॉइंट है वो कौन सा है, आलमगीरपुर। कहां पर है वो, यूपी में है, ठीक है। इसका वेस्ट में जो पॉइंट है वो है सुतागंज दौर, कहाँ है, बलूचिस्तान में है। नॉर्दर्न जो पॉइंट है इसका मांडा जम्मू कश्मीर में है, और जो साउथर्न पॉइंट है वो दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ईस्टर्न की बात कर रहा है तो ये आलमगीरपुर यूपी में हमारा पॉइंट हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो फिलोसफी से आ रखे हैं, ठीक है। फिलोसफिकल टॉपिक से आए हुए हमारे अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलोसफी के अंदर जो पतंजलि है ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, ये योगा स्कूल से बिलोंग करते थे। ऑप्शन 1 तो वैसे भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखो, गौतम जो है वो हमेशा न्याय की बात करते थे इसलिए सही है। मीमांसा का कन्नड़ से कोई लेना देना है, नहीं है। मीमांसा जो है वो रिलेटेड है किससे, जैमिनी से। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन गलत हो गया। 3 इसका करेक्ट आंसर हुआ। चरक स्मिता जो है वो हमारे आयुर्वेदा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। चरक स्मिता आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 120 चैप्टर्स हैं और 8 सेक्शन है, ठीक है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बहुत एग्जामों में। अब ये आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो पेशवास के रिगार्डिंग आता है, ठीक है। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है पेशवास को, ठीक है। हमको पता है कि बालाजी विश्वनाथ जो है ना वो क्या है, फाउंडर थे किसके, पेशवा के। बाजीराव फर्स्ट जो कभी भी एक भी बैटल नहीं हारे, जिनके ऊपर बाजीराव मस्तानी बनी है, बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है, वो है ये, ठीक है। बाकी इन दोनों को याद करने का तरीका मैं कैसे याद करता था इसको, MN के फॉर्म में। M फॉर हो गए माधवराज, N फॉर हो गए हमारे नारायण राव। तो 1, 2, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को कि कौन कौन से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आ रखे हैं। 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए कि बाकी अदर एग्जाम के लिए भी, ठीक है। हर साल हम देखेंगे कि इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं 1857। इसमें पूछ रहा है कि प्लेस और उनकी डेट पूछ रहा है ये रिवोल्ट की, ठीक है। अभी आप देखो, आपको पता है कि हम ऑफिशियली कब मानते हैं कि 1857 रिवोल्ट हुआ था स्टार्ट, हम मानते हैं मेरठ 10 मई को हुआ था ऑफिशियली 1857 रिवोल्ट स्टार्ट, ठीक है। और 11 मई को वो लोग दिल्ली चले गए थे। कहां चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में मुगल एम्पायर से मिलने चले गए थे। तो 11 जो है वो झांसी ना होके दिल्ली होगा, क्या होगा, झांसी ना होके दिल्ली, दिल्ली का स्पेलिंग दिल्ली होगा, ठीक है। लखनऊ सही है 4 जून 1857 और बाराक भी सही है 29 मार्च 1857। ऑफिशियली हम मानते हैं 1857 कब रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था, मेरठ 10 में से अगले दिन वो गए थे दिल्ली में मुगल एम्पायर से मिलने, बहादुर शाह से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, लखनऊ 4 जून और बाराक तो पहले ही हो चुका था 29 मार्च 1857। अब ये इसको भी तरीका है कि रिवोल्ट के अंदर कौन कौन से लीडर शामिल थे। तो देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं याद करने का, ठीक है। जो खान बहादुर है ना, खान बहादुर वो है बरेली से, इसको ऐसे याद करना, बी से बहादुर, बी से बरेली, ठीक है। दूसरा में बात करेंगे नाना साहेब, ये जो है कानपुर से, कानपुर से। कैसे याद करना है, नाना को कान से सुनाई नहीं देता, नाना को कान से सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ठीक है। उसके बाद लखनऊ हमको पता है किसका है, नवाबों का शहर है। तो लखनऊ में कौन है, बेगम रहती है, कौन सी, बेगम हजरत महल,
हजरत। ठीक है, कुंवर सिंह को याद करने का तरीका है, कुंवर सिंह को याद करने का तरीका है हमारा, वो है बिहार से। कुंवर सिंह हमारे जो है वो किससे हैं? बिहार से। तो इसको आप बीकू से याद कर सकते हैं। किससे? बीकू से। बी से बिहार, कू से कुंवर सिंह। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है बरेली के रिगार्डिंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी, खान बहादुर शाह। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉम्ब एज द वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। अब देखो ऑप्शन ए तो वैसे भी गलत हो गया, ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन। ये हमको पता है कि ये बहुत मतलब ये बाद में आई थी, उस टाइम की तो नहीं थी, ये 1890 से 1910 तक के बीच की तो नहीं है। अनुशीलन समिति हो सकता है और इसका यही आंसर होगा। और उनकी एक मैगजीन थी युगांतर, ठीक है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा बी। अब अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं चेंबर ऑफ प्रिंसेस के बाद, चेंबर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स, ये किसके बीच में बनाया गया था और इसका मतलब क्या था और ये आया क्यों गया था? ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे चेंबर ऑफ प्रिंसेस। तो इसके अंदर क्या करा था उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे और जो प्रिंस थे उस टाइम के, जो राजा महाराज थे और जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था बात करने के लिए जहां पे ये ग्रीवांसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस को बनाने की बात की, जिसमें 120 मेंबर होंगे, जहां पे जो राजा और ब्रिटिशर मिलजुल के समस्याओं का समाधान करेंगे। अब ये कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो हमको पता है कि होम रूल लीग मूवमेंट तो 1915 और 16 के टाइम था। पहला हमारा बाल गंगाधर तिलक ने किया था, दूसरा हमारा एनी बेसेंट जी ने किया था। जलियांवाला बाग जो था हमारा अप्रैल 1919 में था, ठीक है, उसी का रिजल्ट क्या था, हमारा खिलाफत मूवमेंट था, उसी का आउटपुट था। गांधी जी से बहुत नाराज थे जलियांवाला बाग मैसेकर से, ठीक है, तो खिलाफत आया था हमारा नवंबर 1999 में, ठीक है। उसके बाद जो मोपला रिबेलियन है ना, वो हमारा 1921 में आएगा। तो लास्ट जो आएगा क्रोनोलॉजी के अंदर वो आएगा मोपला रिबेलियन, ठीक है। उसके बाद हमारा है आजाद हिंद फौज, जो हमारे सुभाष नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब जो उसके प्रोमिनेंट लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनकी उनको माना जाता है कि वो बहुत एक तरह के फेमिनिज्म भी का भी वो अच्छे प्रतीक थे। क्यों प्रतीक थे फेमिनिज्म का? क्योंकि उनकी यूनिट के अंदर एक फीमेल रेजिमेंट भी था जिसका नाम क्या था, रानी झांसी रेजिमेंट।